हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग सामाजिक विज्ञान में चैप्टर वाइज क्वेश्चन और आंसर 2 नंबर में जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है उसको देख रहे हैं। तो उसी सीरीज में हम लोग कल यूरोप में राष्ट्रवाद का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 4 गो क्वेश्चन देखे थे। इस पार्ट में आपको 5 गो क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आ सकता है। बहुत बार पूछा भी गया है। आप जब PYQ देखिएगा तो ये देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा पूछा हुआ। तो देखिए, मेन मकसद हम लोगों का यही है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बार में ही याद हो जाए। इतना इजी बताया जाए इस क्वेश्चन और आंसर को कि आप याद कर ले जल्दी से। क्योंकि ये जो सिलेबस है इसका सामाजिक विज्ञान का 4 गो सब्जेक्ट इसमें पढ़ना है, तो बहुत लंबा चौड़ा है। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इजी से इजी आपको डिलीवर किया जाए क्वेश्चन और आंसर, ताकि आप याद कर सके। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? देखिए, कोई भी क्रांति होता है, क्या होता है, जब लोग की असंतोष की भावना जग जाती है किसी भी देश में, तो वो क्या होता है, किसी नीति या शासन के विरुद्ध में लोग क्रांति मतलब अपने जीवन स्तर को अच्छे स्तर पर ले जाने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार होता है और भी बहुत सारी नीतियाँ सरकार की खराब होती है, तो लोग क्रांति करते हैं ताकि वो नीतियाँ क्या हो, सुधार हो सके। तो वही बात है। तो यहाँ पे क्रांति की बात कर रहा था। तो उसी तरह आपको फ्रांस में जब देखिएगा तो फ्रांस का एक राजा था लुई फिलिप, जिसका जो नीतियाँ थी बहुत ही दमनकारी नीति थी। तो वही नीति के वजह से लोग वहाँ क्या किए, आंदोलन किए, और दमनकारी भी नीति थी और भी बहुत कारण था, जो कि आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको 18 क्या लिखना है, 1 नंबर का आंसर लिखते हो वक्त आपको लिखना है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। देखिए, फ्रांस का एक राजा था लुई फिलिप, जिसका नीतियाँ क्या थी, निरंकुश नीतियाँ अपनाया था, दमनकारी नीतियाँ अपनाया था। तो आपको पॉइंट का लिखना है, फ्रांस का राजा लुई फिलिप निरंकुश और दमनकारी नीतियों अपनाए। 1 नंबर में ये लिख लीजिएगा। 2 नंबर में देखिए, कोई भी राज्य या देश में जब आपको निरंकुश और दमनकारी नीतियाँ अपनाया जाएगा तो उस देश में आपको भ्रष्टाचार, महंगाई ये आदि क्या होगी, बहुत स्तर पे फैल जाएगी। तो लोगों के बीच में क्या होगा, असंतोष की भावना जगेगा, आर्थिक संकट आ जाएगी। तो जब आर्थिक संकट ये सब प्रॉब्लम आ जाएगी देश में, तो देश के लोगों के बीच क्रांति के सिवा और कुछ विकल्प नहीं हो सकता है। इसीलिए फ्रांस में 1848 की क्रांति हुई। तो आइए दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख देंगे, देश में इसकी वजह से फ्रांस में
बेरोजगारी, महंगाई, महंगाई और यहाँ पे लिख दीजिए और आर्थिक संकट की समस्या उत्पन्न हो गई। तो देखिए, आपको याद रखने का ट्रिक ये है, पहले का तो आप क्वेश्चन आएगा तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा तो जो फ्रांस के राजा था लुई फिलिप, उसकी नीतियाँ क्या थी? दमनकारी नीति थी और क्या थी? निरंकुश नीति अपनाया था, जिसकी वजह से क्या हुआ? फ्रांस में आपको बेरोजगारी उत्पन्न हो गया, महंगाई हो गया, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, समस्या उत्पन्न हो गई। तो इन्हीं प्रमुख कारणों की वजह से क्या हुआ? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुई और फ्रांस में क्या गणतंत्र की स्थापना हुआ। तो निष्कर्ष में लिख दीजिएगा। लेकिन निष्कर्ष लिखना, इतिहास में निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इतिहास जानते होंगे कि बहुत लंबा चौड़ा आंसर होता है। उसको शॉर्ट में मतलब उसका निष्कर्ष निकला क्या, उस क्रांति का निष्कर्ष निकला क्या, उसको लिखना बहुत जरूरी है। तो इसी बात को हम लोग लिख रहे हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में हुआ क्या आपको, इसका परिणाम क्या हुआ? तो आपको फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति हुई, उसके बाद फ्रांस की क्रांति के बाद उसका परिणाम क्या हुआ कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। तो इसमें लिख रहे इस क्रांति की वजह से इस क्रांति के द्वारा फ्रांस में गणतंत्र स्थापना का प्रयास किया गया। तो आप इस तरह से इसका याद कर सकते हैं और हम स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम तब तक इसको इरेज करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तब तक हम लोग इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो आपको आंसर में लिखना है, उत्तर में क्या लिखना है? कितना नंबर का है? 2 नंबर का उत्तर है। उत्तर में लिखना है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा विरोधी था। तो देखिए, इटली का जो प्रांत था ना, उस प्रांत पे आपको जो ऑस्ट्रिया है उसका अधिकार था। एक लोम्बार्डी प्रांत था, उस प्रांत पर भी, और एक था
निवेशा करके प्रांत था, विनेशा विनेशा विनेशिया, हाँ विनेशिया 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 करके प्रांत था। एक था लोम्बार्डी करके प्रांत था। एक लोम्बार्डी करके प्रांत था, एक विनेशिया करके प्रांत था। इन दोनों प्रांतों में जो था, आप बुक में देख सकते हैं, हमको लग रहा है कि यही दोनों शायद होगा, या तो विनेशिया होगा और लोम्बार्डी होगा। तो आप कमेंट में कीजिएगा को हम नाम सही लिखे, अगर नाम गलत लिखे होंगे तो आप कमेंट करके सही, क्योंकि हम लोग को पढ़े हुए बहुत दिन हो चुका है। अभी तक हम जब क्लास 10th में एग्जाम दिए तो उसी समय का ये सब क्वेश्चन हमको याद है, तो आपको पढ़ा रहे हैं। अगर ये गलत होगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप बताइएगा। वेनेशिया और लोम्बार्डी आप बुक में देखिएगा, दिया होगा। दो प्रांत हुआ करता था, कौन सा? वेनेशिया और एक लोम्बार्डी करके प्रांत हुआ करता था। उस प्रांत पे, ये प्रांत कहाँ था? इटली का प्रांत था। इस प्रांत पे जो ऑस्ट्रिया जो देश था उसका अधिकार था। तो कोई भी देश जैसे किसी का गुलाम होता है, चाहे अधिकार में रहता है, तो वो थोड़ी ना चाहेगा कि हम इस प्रांत को छोड़ दे और जिस देश का है उसको दे दे, नहीं चाहेगा। जैसे भारत में ही देख लीजिए, जब भारत ब्रिटिशों का गुलाम था उस समय भारत थोड़ी ना चाह रहा था अंग्रेज को दे दे भारत को, तो वही बात है। तो इसी बात को लिखना है। इटली के प्रांत लोम्बार्डी और वेनेशिया पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का। और दूसरा आपको याद क्या रखना है कि देखिए, ऑस्ट्रिया के बारे में तो हम लोग लिख लिया, और जर्मनी का भी जितने राज्य था उस पे क्या ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। तो दूसरा प्रभाव क्या लिख लेंगे? जर्मनी। जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था। तो देखिए, ये दो प्रमुख कारण था, और इसका निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष में ये लिख दीजिएगा। तो क्या हुआ, जब ऑस्ट्रिया का हार हुआ, तो चूंकि ये सब देश पे ऑस्ट्रिया का अधिकार था, जब इसका हार हुआ तो क्या होगा, वो स्वतंत्र, वो जो जिस प्रांत में इसका अधिकार था वो स्वतंत्र हो गया, तब एकीकरण जाके संभव हो पाया। तो इसमें निष्कर्ष में लिख लीजिएगा, जब ऑस्ट्रिया का हार हुई, तब इटली और जर्मनी का एकीकरण
एकीकरण संभव हो पाए। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग इरेज करते हैं। देखिए, अब यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार सहायक था। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर लिख दीजिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट प्रमुख भूमिका निभाई। देखिए, इसमें एक नंबर में आप लिख सकते हैं, आप नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन संहिता एक लागू किया था। नहीं, नेपोलियन संहिता जो लागू किया था ना, इस नेपोलियन संहिता में उसने आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था कैसी हो और राष्ट्रवादी जितनी भी चेतनाएं हैं उसका जिक्र किया था, जिससे लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो इसी नेपोलियन संहिता के जरिए ही यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने का श्रेय किसको जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। तो इस बात को आप लिख लीजिएगा। मेन आपको ध्यान रखना है नेपोलियन संहिता का। तो आप लिखिए इसमें नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन संहिता लागू किया। नेपोलियन संहिता लागू किया। आप 2 नंबर में जिसकी वजह से क्या हुआ, नेपोलियन संहिता लागू किया जिसकी वजह से लोगों में राष्ट्रवादी भावना विकसित अब निष्कर्ष में लिख दीजिए। निष्कर्ष में क्या लिखेगा, निष्कर्ष इसका यही है कि राष्ट्रवाद की भावना विकास हुआ। कहाँ, यूरोप के देशों में। इन्हीं कारणों से क्या हुआ,
राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। तो इस बात को निष्कर्ष लिखना इतिहास के क्वेश्चनों में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप निष्कर्ष नहीं लिखते हैं तो आपको 2 में 2 मार्क्स और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में 4 में 4 मार्क्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। निष्कर्ष, क्योंकि मास्टर का जो ध्यान जाएगा वो आपको निष्कर्ष पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इतिहास में जानते हैं आप कहानी बहुत लंबा होता है, तो फाइनली उसका रिजल्ट क्या हुआ उसका मालूम होना चाहिए। तो इसी बात को निष्कर्ष इन्हीं सब प्रयासों से नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में सफल रहा। तो इस बात को आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम इरेज करते हैं। देखिए, अब गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरिबाल्डी जो गैरिबाल्डी के बारे में हम लोग को लिखना है, तो आंसर में लिख लीजिएगा। गैरिबाल्डी जो था क्या था, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेता था। तो आप ये लिख लीजिएगा, गैरिबाल्डी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेता था। ऐसा नेता था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी। इसका प्रमुख कार्य क्या था, आप सुने होंगे जब आप बुक पढ़ रहे होंगे। तो इसने एक सेना का गठन किया था, लाल सेना, जिसको लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। तो उस बात को आपको लिख लेना है। गैरिबाल्डी लाल सेना लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। आप जब पढ़े होंगे तो इटली का 2 प्रांत था, नेपल्स। कौन कौन? एक था नेपल्स, एक था कौन, सिसिली। नेपल्स और सिसिली पर जो देश का अधिकार था, उन देश से छुटकारा पा, मतलब उन देशों से अधिकार को हटाकर इटली में मिलाने का श्रेय गैरिबाल्डी को ही जाता है। तो ये भी एक गैरिबाल्डी का आपको कार्य ही हो गया। एक लाल सेना का गठन किया था, एक क्या था, नेपल्स और सिसिली को इटली में मिलाया था। तो आप इस बात को आप लिख लीजिएगा और एक कारण में योगदान दें। दूसरा बात, गैरिबाल्डी
नेपल्स, नेपल्स और सिसिली, नेपल्स और सिसिली को इटली में मिलाया और इटली एकीकरण में योगदान दिए। तो आप इस प्रकार से जो गैरिबाल्डी का कार्य है आप इस तरह से याद रख सकते हैं, बहुत ही इजी है। आप बहुत ही आसानी तरीके से लाल कुत्ती का गठन किया। और गैरिबाल्डी जो था नेपल्स एक प्रांत था, एक सिसिली प्रांत था, दोनों को जीतकर इटली में मिला दिया और उसके बाद एकीकरण में भी योगदान दिया। तो इस बात को आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। तो देखिए एक नाम है आपको विलियम, ये समझने वाला क्वेश्चन है। विलियम प्रथम और बिस्मार्क, देखिए विलियम प्रथम, चूंकि ये क्वेश्चन समझने वाला है, अगर आप रटने के भी से पढ़िएगा तो नहीं समझ में आता, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ रहे थे तो रट रहे थे, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन बाद में धीरे धीरे पढ़ते गए तो समझ में आया कि रटने से कुछ नहीं होगा, आपको समझना ही पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को समझाया जाता है इतना डिटेल में कि आप समझ के लिखिए, नहीं तो आप भूल जाइएगा। तो देखिए आप, एक नाम है विलियम प्रथम, जो विलियम प्रथम क्या था, राजा था, ठीक। और ये क्या था, बिस्मार्क जो था प्रधानमंत्री था। तो राजा ये विलियम प्रथम जो था जर्मनी का, जो कि राजा था, जर्मनी का जो राजा था वो बिस्मार्क को वहाँ का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। जब प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था तो इसकी सबसे काम जो था बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण करना था, जो कि जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में जो टूटा हुआ था, अलग अलग शासकों का शासन था, उन सभी शासकों से जर्मनी के राज्यों को निकाल के एकीकृत करना था, मतलब एक बड़े राज्य में कन्वर्ट करना था। तो इसकी बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसके लिए आप कोई भी कार्य कीजिएगा तो पैसा और सेना को तो आवश्यकता रहेगा। तो इसने क्या किया, बिस्मार्क को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और पैसा भी दे दिया और उसके साथ ही सेना को भी दिया। तो इसके माध्यम से ये क्या किया, पूरे राज्यों का एकीकरण कर दिया। तो उसी बात को अगर यही विलियम प्रथम अगर बिस्मार्क का सहायता नहीं करता तो ये एकीकरण कर पाते नहीं, क्योंकि सेना यही दिया था, प्रधानमंत्री के पद पे ही नियुक्त यही किया था। विलियम प्रथम ने ही बिस्मार्क को प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था, रुपया भी यही दिया था। तो इसी बात को पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आप क्वेश्चन में आसानी से शांत माइंड से पढ़िएगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चन ये समझ में नहीं आने वाला। तो आप शांत माइंड से पढ़िए। तो उत्तर में क्या लिखिएगा, विलियम प्रथम के बिना, विलियम प्रथम बिस्मार्क, विलियम प्रथम क्या किया, बिस्मार्क को, आप विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था।
तो 1 नंबर उत्तर लिख लीजिएगा। 1 नंबर में लिखिएगा विलियम प्रथम, बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और साथ ही सेना तथा धन से बहुत सहयोग किया। 1 नंबर में ये कार्य किया। और दूसरे नंबर में हुआ क्या, जब ये सब कार्य कर रहा था तो इन कार्यों को बदौलत ही क्या हुआ, जर्मनी के जितने भी छोटे प्रांत हैं उन प्रांतों में क्या हुआ, एकीकरण हो पाया। तो ये दूसरा लिख लीजिएगा। इन्हीं के वजह से जर्मनी में एकीकरण हो पाया। अब निष्कर्ष आपको लिखना है। तो निष्कर्ष में यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इसी बात को आपको निष्कर्ष में लिखना है, विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। इसी बात को निष्कर्ष में क्या लिख दीजिएगा, विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव। इस बात को निष्कर्ष में लिख दीजिएगा इस तरह से, अच्छे तरीके से आप। तो यहाँ पे 5 गो क्वेश्चन का जो हम लोग लेके चले थे, इसका आपको डिटेल में आंसर बता दिया गया है। अच्छी तरह से इसको कॉपी में अपना लिख लीजिएगा और याद करते रहिएगा, याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। हम लोग भी इसी तरह याद रखते हैं। देखिए हम क्लास 10th में थे तब के ये सब पढ़े हुए क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन देखिए हमको याद पड़ गया कि ये इसका आंसर होता है। तो आप वैसे पढ़िए कि एक बार में याद हो जाए तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाए, नहीं तो ऐसा रट्टा मारिएगा तो याद होगा नहीं। अच्छे से आपको याद रखिए इसको। और इसी तरह का अगर वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जैसे ही आपके पास वीडियो जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, अपलोड होगा तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। जय हिंद दोस्तों।